नमस्कार दोस्तों। सिग्नेचर ग्लोबल अपना पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहा है सेक्टर 37D में। रेरा अभी रिसेंटली आया। आई थिंक एलोकेशन का प्रोसेस 1 या 2 दिन में शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये सेक्टर 37D में पड़ता है। 16.5 एकड़्स की लैंड है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो तकरीबन 1200 यूनिट्स हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिटी एरिया, कॉमर्शियल्स एंड ऑल। 1 एकड़ के आसपास का कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी है। तो डेंसिटी 77 यूनिट पर एकड़ निकल करके आती है। डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये मिक्स्ड लैंड यूज लाइसेंस पर अप्रूवल मिला है इसका। ऑल्दो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस है, अगर आप मेज़र करेंगे तो शायद 800-900 मीटर के आसपास आए एग्जैक्ट डिस्टेंस, बट फिर भी मिक्स लैंड यूज़ के लिए सिग्नेचर ग्लोबल गया क्योंकि वहाँ पर मे भी ये कुछ कॉमर्शियल्स भी लाना चाहते थे। इस वजह से डेंसिटी भी ज़्यादा आई है और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन करके मिलेगा वो लग्जरी सेगमेंट का या बजट सेगमेंट का नहीं हो सकता था, तो इसलिए अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की तरफ गए हैं। 13,000 जो बेस रेट आज कोट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि क्लोज करते करते 14 या 14.5 का जंप बहुत ईजिली मिल सकता है। अगर सिग्नेचर ग्लोबल एज अ बिल्डर की बात करूं तो आप जानते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल का काम काफ़ी क्लीन रहता है। मेरा पसंदीदा बिल्डर है, यहाँ का लोकल बिल्डर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हद तक इनके पीछे हैं। बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में, बट चीज़ें अभी ग्रीन दिख रही हैं। सिर्फ इकलौता रिस्क यहाँ पर है कि इनका पहला अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। ये इससे पहले अफोर्डेबल्स में काम करते आए हैं, लग्जरी में भी थोड़ा बहुत DDJY का किया है, बजट सेगमेंट में आई शुड से, राइट। तो वहाँ पर काम अच्छा किया है। रिस्क बहुत ज़्यादा है नहीं, मिटिगेटेड है मैं कहूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके पास। 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और जो इन्होंने कमिट किया है वो डिलीवर करते आए हैं। और डिलीवरी की बात करें तो जो रेरा एप्लीकेशन में इन्होंने डेट डाली है वो 31 मार्च 2031 की डाली है, 2031 की डाली है। तकरीबन आज से 6 से 7 साल लगने वाला है प्रोजेक्ट में, और अपने फंड का एलोकेशन भी उसी के हिसाब से उन्होंने किया है, विच इज़ गुड। आई थिंक अगर 2031 के अराउंड तक मिल जाए तो बिना डिले के डिलीवरी होगी, राइट। तो सिग्नेचर ग्लोबल वैसे तो अपने प्रोजेक्ट्स में डिले नहीं करता है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में भी कोई डिले नहीं होगा, राइट। और अब बात करें सिग्नेचर ग्लोबल के कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो जो उनका ब्रोशर देख करके लगा है कि काफ़ी A+ ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, चाहे फसाड का डिज़ाइनिंग हो, यूनिट्स की डिज़ाइनिंग हो, लेआउट्स की डिज़ाइनिंग हो, आई मीन, राइट। तो उनके ब्रोशर से देख करके ऐसा लगा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो टॉप नॉच कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ कमिटेड है सिग्नेचर ग्लोबल इसमें डिलीवर करने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि इसका जो लैंड है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास है, बट सिग्नेचर ग्लोबल के पास डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट राइट्स हैं और वो भी नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो बहुत सेफ़ है ये। कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे, आई एम श्योर कि अब तक रेरा को सबमिट कर दिए होंगे। तो लैंड वाली चीज़ ऐसा कोई भी ग्रे एरिया नहीं है, लिटिगेशन में कुछ भी नहीं है, क्लीन है। जो दूसरी पार्टी है वो भी साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होने वाली है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है लैंड के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो, राइट। तो सिग्नेचर ग्लोबल जैसा भी देख करके लग रहा है कि काफ़ी कमिटेड है यहाँ पर एक अच्छी डिलीवरी के लिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें फसाड की, मास्टर प्लान की, तो 16.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है। बीच में एक 24 मीटर वाइड रोड जाती है। इनके जो टावर की प्लेसमेंट है वो काफ़ी कर्वी है। कर्वी प्लेसमेंट्स सन क्लॉक के मूवमेंट के हिसाब से डिज़ाइंड होती हैं और इन्होंने किया भी है। तो जो यहाँ की यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट में यहाँ पर आपको लाइट और एयर का थ्रो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो वास्तु के हिसाब से अगर देखें, चाहे आप रामप्रस्था वाली साइड चूज़ करें या HSVP ग्रीन वाली साइड चूज़ करें जो सड़क के दूसरी साइड है, दोनों में ही आपको लाइट और एयर का कोई इशू नहीं मिलेगा। डिज़ाइंस इसी हिसाब से रखे गए हैं। स्टिल्ट +4 की जो डिज़ाइन है, अगर टावर के एंट्रेंस की बात करें तो डबल हाइट की एंट्रेंस लॉबी दी गई है। उसके ऊपर 3 फ्लोर्स हैं जो कि कार पार्किंग और कम्युनिटी स्पेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है।
और उसके ऊपर से यानी कि चौथे फ्लोर से रेजिडेंशियल यूनिट शुरू होगी, राइट। तो जो नीचे की हसल है उससे आप दूर रहेंगे। आसपास कुछ लो राइज डेवलपमेंट हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सिग्नेचर ग्लोबल का मिलेनिया 3 और मिलेनिया 4 पास में ही पड़ता है। तो जो आसपास का हसल है, आपको नॉइस पोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे तो थोड़ी सी शांति मिलेगी, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सिग्नेचर ग्लोबल ने काफ़ी सोच समझ करके इसको डिज़ाइन किया है। लैंड पार्सल भी इनका अच्छा है। सिर्फ एक कमी है कि इस प्रोजेक्ट के बीचों बीच से 24 मीटर वाइड रोड निकलती है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। यही चीज़ अगर एक साथ किसी लैंड पार्सल में होती तो ज़्यादा बेहतर होता। बट यस, लैंड आज के डेट में गुड़गांव में चैलेंजिंग है। बट जिस हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल ने इसे डिज़ाइन कर दिया है, राइट, 4 टावर एक तरफ, 4 टावर दूसरी तरफ, तो काफ़ी बेहतरीन समझ में आता है। अगर इनके लेआउट्स की बात करें तो 3.5 BHK और 4.5 BHK के ऑप्शंस हैं। 2300 के आसपास का स्क्वायर फीट है, साइज़ है 3.5 का, और 3200 के आसपास है 4.5 BHK का। और जो रेट अभी तक कोट कर रहे हैं वो 13,000 रुपये के आसपास कोट कर रहे हैं बेस प्राइस। एंड आई एम श्योर, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये क्लोज करते करते 14 या 14.5 तक जा सकता है। कॉस्टली है थोड़ा सा, स्पेशली अगर सेक्टर 37D को देखें, सिग्नेचर ग्लोबल एज अ बिल्डर को देखें, तो इतना महंगा मुझे समझ में नहीं आता। ऑल्दो यस, मार्केट कह रहा है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसिंग है, बट जो सेक्टर 37D की लोकेशन है वो मेरे हिसाब से जो आसपास डेवलपमेंट है, रामप्रस्था का हो, अफोर्डेबल हाउसिंग का हो, DDJY का हो, तो 13-14 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पर जस्टिफाइड मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो क्लोजिंग रेट निकल कर के आएगा वो 3.25 या 3.5 CR के आसपास निकल कर के आएगा फॉर 3.5 BHK, विच इज़ टू कॉस्टली फॉर अ सेक्टर लाइक 37D, राइट। तो ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, राइट। यू कैन एग्री और डिसएग्री, बट ये बुल रन का मार्केट है। यहाँ पर नेक्स्ट लॉन्च भी जो आने वाला है, आई एम श्योर कि और हायर प्राइस पर ही आएगा। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर कुछ 1.5-2 करोड़, इवन 2.5 करोड़ के आसपास में कुछ ऐसा आ जाए, 3.5 BHK 4 BHK टाइप्स, राइट, जिसको कि आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ना कह के लग्जरी या बजट सेगमेंट की चीज़ बताएं और लगभग यही चीज़ें डिलीवर करें, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। बट जो डिमांड है अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की, और जो NRIs की तरफ से भी डिमांड आ रही है, उसको कहीं ना कहीं बिल्डर टारगेटेड है फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ भी यही समझ में आ रहा है कि सिग्नेचर ग्लोबल जो NRIs इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा। तो अगर 1200 के आसपास के यूनिट्स हैं, रेजिडेंशियल के यूनिट अगर देखेंगे तो 1050 से 1100 के आसपास बैठेंगी। तो ये जितने भी यूनिट्स हैं उनमें सबसे पहले वो NRIs को ऑफ़र करेंगे। कॉस्टली है, यस, NRI को इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप एज एन एंड यूज़र देख रहे हैं इसको कि आज से या 4 साल 5 साल बाद बनते ही मूव होना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि जो सेक्टर 37D का लोकेशन है बहुत अच्छा लोकेशन नहीं है। ऑल्दो जो यहाँ की स्टोरीज़ हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, ग्लोबल सिटी का सुनने में आ रहा है, बट उसमें 8 से 10 साल का टाइम लग सकता है। 37D वैसे ही एक दबा हुआ सेक्टर मुझे समझ में आता है, न्यू गुड़गांव और ओल्ड गुड़गांव के बीच का, राइट। अब जिस प्राइस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं एज एन एंड यूज़र, क्या वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं कि आप एक्सटेंशन रोड पर चले जाएं, न्यू गुड़गांव के किसी अच्छे सेक्टर में चले जाएं, NH8 के आसपास कहीं आप देख लें, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम रेट पर आप वहाँ पर मूव इन हो सकते हैं और आज ही मूव इन हो सकते हैं। तो फर्स्ट होम मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर अपने लिए कंसिडर करना चाहिए। कुछ भी एक्सटेंशन पर देख लें, अगर इतना बजट रखते हैं तो डे 1 से आप अपना रेंटल्स बचा पाएंगे। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप अगर एंड यूज़र हैं डे 1 से मूव इन हो सकते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ भी नहीं है। आप रेंटल बचाएंगे, पीस ऑफ माइंड होगा, आप अपने घर में मूव इन करेंगे। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्या आपके लिए बेहतर है? यस, मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर बनता है। जो अभी रीसेंट बुल रन्स दिखे हैं यहाँ पर गुड़गांव मार्केट में, तो लोगों ने शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाया है। बट जो आजकल बातें चल रही हैं कि 1 का 1.5, 1 का 2 कर देंगे, इस तरीके के ऑफ़र्स में ना फंसें।
जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्ग टर्म रख करके चलें। अगर आपकी लोन टेकिंग कैपेबिलिटी है कि आप 4 करोड़ के आसपास का लोन ले सकते हैं, 3.5 करोड़ के आसपास का लोन ले सकते हैं और 30% खुद से पुट ऑन कर सकते हैं और ईएमआईज़ वगैरह अपने जो भी अर्निंग्स हैं, लिक्विड फ्लो है उससे, फंड्स के फ्लो हैं उससे आप मैनेज कर सकते हैं, तभी इन्वेस्ट करें। ये बुल रन कहाँ जा कर के स्टैग्नेंट होगा वी डोंट नो। जब ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आई एम श्योर कि जो भी सिग्नेचर ग्लोबल कमिट कर रहा है उसको वो डिलीवर करेगा। बट उस समय का मार्केट का सिचुएशन क्या होगा कि आपको रिटर्न्स CAGR वगैरह कितना मिलेगा, ये कोट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी मुझे, मेरी जो एनालिसिस है राइट, कि ठीक ठाक सा रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, भले ही ग्लोबल सिटी की स्टोरी ना प्ले आउट हो राइट, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक अच्छा कनेक्टिविटी मीडियम है टू गेट कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे से द्वारका की साइड, और आप अगेन एयरपोर्ट वगैरह की साइड जा सकते हैं, सेंटर ऑफ दिल्ली में जा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने एंड यूज़ के लिए बताया, ये पॉइंट मिस हो गया था। जो मैं हमेशा से एक्सटेंशन को एंड यूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर मानता आया हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे मुझे ऐसा लगता है, मैं कहता भी आया हूँ कि इट इज़ अ चीपर अल्टरनेटिव ऑफ एक्सटेंशन रोड राइट। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज एक्सटेंशन अफोर्ड कर सकते हैं रहने के लिए तो रह लें, अदरवाइज़ द्वारका एक्सप्रेसवे आई थिंक आप कल भी अफोर्ड कर पाएंगे अगर इतना आपके पास बजट है तो। बट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सटेंशन ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखता है मुझे वहाँ पर। अगर लास्ट 6 से 7 महीने में, इवन अगर थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर लें ये ड्यूरेशन, तो लास्ट 2 साल में एक्सटेंशन ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे राइट। तो आई थिंक आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से। इन्वेस्टमेंट का सेंस बनता है क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक सेक्टर 89 में प्रोजेक्ट जो सुनने में आ रहा है, काफ़ी नामी बिल्डर हैं कहने को तो राइट, उनके जो रेट्स निकल करके आ रहे हैं जो मार्केट में, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हायर साइड पर लग रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल का तो फिर भी आई शुड से कि ठीक ठाक रेट पर है। और उन बिल्डर साहब की बात तो ये है कि इन्होंने तकरीबन 8 से 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं गुड़गांव में। एक ही ढंग का प्रोजेक्ट बनाया है जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर है। बाकी प्रोजेक्ट्स में डेंसिटी के इश्यूज़ हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं। कोई भी वहाँ पर एंड यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है। एक भी इन्वेस्टर आज तक मुझे नहीं मिला जो उस बिल्डर ने इन्वेस्ट करके एक भी पैसा बनाया हो। तो इस तरीके के बिल्डर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ कहानियाँ सुनाने वाली बात है कि मेंटल लेवल पर ये चीज़ें वो चीज़ें कर रहे हैं। आई एम श्योर कि ये सिर्फ मेंटल लेवल पर बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इससे कहीं बेहतर सिग्नेचर ग्लोबल है। अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो सेक्टर 93 में है आशियाना आमरा का। इनका जो सब्सिक्वेंट फेज़ है, शायद फेज़ 3, वो रेरा वगैरह पेंडिंग है, उसका कुछ ही टाइम में आ जाने वाला है। हियरिंग वगैरह हो चुकी है ऑलरेडी। तो जो रेट्स वगैरह उनके भी सुनने में आ रहे हैं काफ़ी हायर साइड पर हैं। जो इनिशियल लॉन्चेस थे इनके फ़ेज़ 1 के, काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर थे। कहीं ना कहीं उन्होंने मिस जज किया था मार्केट को। अगर वो ईज़िली 1 से 1,500 के ऊपर तक अपना रेट ले आते फिर भी ईज़िली बिक जाता। बट बाद में उन्होंने कंपनसेट भी किया कुछ चीज़ें बढ़ा करके। फेज़ 2 में रेट वगैरह करेक्शन भी आया और फेज़ 3 में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो ओवर वैल्यूड परचेज दे सकते हैं। तो बिल्डर भी चाहते हैं कि ऐसे रेट पर निकाला जाए जहां पर एटलीस्ट मार्केट का थर्ड हिस्सा ये कहे कि ये महंगा है, और जो बचे हुए 75% लोग हैं, 66% लोग हैं, उनको एफर्ट डालना पड़े बेचने के लिए, कन्विंस करने के लिए, जिससे कि बिल्डर अपना मार्जिन ज़्यादा बेहतर बना पाए। तो ये ऐसा नहीं होगा कि हर बार कुछ आया और हाथों हाथ बिक गया। मतलब कई बार ऐसा भी होता है सोचने को कि क्या रेट ठीक था, ऐसा तो नहीं कि बहुत सस्ते अफोर्डेबल रेट पर मैंने निकाल दिया चीज़ें राइट। तो ये सारे आशियाना आमरा के साथ एप्लीकेबल हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही महंगा लेकर के आएँ। क्रिसुमी का कुछ 2 LDK एंड 3 LDK की बातें चल रही थी, बट वहाँ पर वापस से सुनने में आ रहा है कि वो स्टूडियो अपार्टमेंट ला रहे हैं। उनकी भी अलग कहानी है। इन्होंने इनिशियली 2 LDK 3 LDK बेचने में बहुत मुश्किल हुई, तो उन्हें ऐसा लग रहा है मुंबई और टोक्यो में बैठ के कि शायद यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा बिके।
तो ये वापस से शायद स्टूडियो लाने की सोच रहे हैं। उनकी साइड से भी ये प्लानिंग मिस्टेक है। अगर वो 2 LDK 3 LDK या 4 LDK वगैरह लाएं तो हाथों हाथ बिक सकती है, क्योंकि लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है। बट देखते हैं, अगर वापस से स्टूडियो आता है तो स्टूडियो की ओवर सप्लाई तो मुझे लगती है वहाँ पर। मैंने अपने उस वाले रिव्यू वीडियो में भी यही कहा था। और एक और स्टूडियो वहाँ पर आना मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता। अगर ये चीज़ मुंबई वगैरह होती तो ज़्यादा समझ में आता, राइट। तो अच्छा, वापस आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट पर। मैंने और भी आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि भले ही ये सिग्नेचर ग्लोबल वाला प्रोजेक्ट मिक्स लैंड यूज़ डेवलपमेंट में है, थोड़ा सा कॉस्टली भी है। लुकिंग एट द सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर एंड सेक्टर 37D, थोड़ा सा बहुत अच्छा भी सेक्टर 37D नहीं है। सिर्फ स्टोरीज़ हैं, वो भी गवर्नमेंट की साइड से स्टोरीज़ हैं, बिल्डर की साइड से कोई स्टोरीज़ है नहीं। और गवर्नमेंट बहुत रुक रुक करके चलती है, राइट, सरक सरक के चलती है। और इस प्रोजेक्ट का एक और बात बता देता हूँ। यस, 16.5 एकड़ के आसपास का जो लैंड एरिया था, उसमें 1-1.5 एकड़ के आसपास आपका कमर्शियल में निकल कर के चला जाता है। 7.5 से 8 एकड़ का एरिया आपको कॉमन एमिनिटीज़ के लिए मिलता है। एमिनिटीज़ काफ़ी सारी अच्छी दी गई हैं, जो कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में होनी चाहिए। तो एमिनिटीज़ की कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई है, एटलीस्ट जो ब्रोशर में दिखता है, राइट। क्लब हाउस से रिलेटेड मुझे कुछ भी रेरा के एप्लीकेशन में नहीं दिखा, बट आई एम श्योर बिल्डर ऐसा करते हैं कि रेरा के एप्लीकेशन में कुछ नहीं देते हैं, बट बाद में वो डेवलप कर देते हैं। हो सकता है कॉमर्शियल वाले सेगमेंट में, या जो टावर की जो इनिशियल लॉबी के ऊपर का जो एरिया है, उसमें कहीं ना कहीं क्लब हाउस मैनेज करें। बट अगर ये कॉमर्शियल में आता है तो आई एम श्योर कि ये ईयरली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर होगा। इवन जो यहाँ भी आएगा, टावर में आएगा, वो आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर होगा। वहाँ से भी बिल्डर पैसा बनाने की कोशिश करेगा, विच इज़ गुड। यहाँ के जो भी डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट राइट्स हैं, वो सिग्नेचर ग्लोबल के पास हैं, तो इसलिए लैंड ओनरशिप को लेकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसके लिए एज रेस्ट एश्योर्ड होना चाहिए कि वहाँ पर कुछ पेंडिंग में यस लिखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी बचे हुए डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो सिग्नेचर ग्लोबल जल्दी ही कर देगा और सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो कुछ भी लिटिगेशन ऐसा नहीं है लैंड में। और जैसे ही रेरा आ जाता है तो वैसे भी कोई लिटिगेशन नहीं होता। सिर्फ आपको रेरा में लिटिगेशन सेक्शन में यही देखना होता है कि नन है, राइट। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी बड़े पेंडिंग लिटिगेशन की वजह से भी रेरा ने, होते हुए भी रेरा ने अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया हो। तो लिटिगेशन भी देखते हैं रेरा वाले, राइट। जो भी अथॉरिटीज़ हैं हमारी, तो काम अच्छा करती हैं। अभी रिसेंट यहाँ पर लीडरशिप चेंज हुई है, तो मैं भी बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ हरियाणा रेरा के एक्शंस को। इन्होंने रिसेंटली कुछ एक्शंस भी लिए हैं, विच इज़ गुड। रहीज़ा के अगेंस्ट कुछ बातें निकल करके आ रही हैं, माहिरा के अगेंस्ट कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। तो यस, रेरा थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। तो क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारे हरियाणा रेरा में या किसी भी और स्टेट रेरा में, तो इस पर भी मैं कभी और बात कर लूँगा। बट ये था एक डिटेल्ड रिव्यू सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D हाई राइज, जो कि डीलक्स DXP के नाम से आ रहा है। आई एम श्योर कि आप सभी ने एप्लीकेशंस डाली होंगी। अगर डाली होंगी तो आपको ऑप्शंस के लिए बिल्डर अप्रोच करेगा। उस ऑप्शन को चूज़ करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 वीडियोज़ और देख लें, जो कि मैंने फैक्टर्स की बात की हुई है बुल रन की, और चेकलिस्ट जो इस बुल रन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए। ये दोनों हाईली रिकमेंडेड वीडियोस हैं कि इस टाइम पर भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। वैसे भी मैं कहता आया हूँ कि रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, 70% के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें तो आपको पैसा नहीं बनने वाला। जो बचे हुए 30% प्रोजेक्ट्स हैं, वही आपको अच्छा पैसा बना करके दे जाएंगे। और वहाँ पर भी मल्टीपल कैटेगरीज हो जाती हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा, कौन सबसे कम बनाएगा, राइट। जो पास्ट टाइम्स रहे हैं अभी, स्पेशली 2021, 22, 23 वाले, काफ़ी बुल रन देखा है मार्केट में, स्पेशली 22 और 23 में। क्या ये कितना लंबा चलेगा? अगर आज से ही स्टैग्नेंसी आ गई तो आपने अपनी एनालिसिस कितनी की थी, ड्यू डिलिजेंस कितना किया था,
इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर जाएंगी। अगर आप एक अच्छे बिल्डर के साथ हैं, चाहे डीएलएफ हुआ, चाहे सिग्नेचर ग्लोबल भी हुआ, एक अच्छी लोकेशन पर चीज़ें आपने अपने लिए बुक की हैं, तो अगर स्टैग्नेंसी का ड्यूरेशन भी आएगा तो भी आप मार्केट के एवरेज से अबव पैसा बना करके लेके जाएंगे। तो ड्यू डिलिजेंस करें, रेरा की एप्लीकेशन देखें, बिल्डर से क्वेश्चंस करें। भले ही अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई और एप्लीकेशन आ जाएगा, कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा, राइट। अगर किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा है और यूनिट्स कम है, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट ड्रॉ के बेसिस पर हो रहा है, ड्रॉ ऑफ लॉट से हो रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। हर एक प्रोजेक्ट में अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां होती हैं। तो आपको क्या बेहतर समझ में आता है, उसी हिसाब से आपको अपना डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, राइट। तो ये बुल रन का मार्केट है, बहुत लोग बाय 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 कर रहे हैं, आपको भी खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से भी। बट आज आपको और भी ज़्यादा चूज़ी होने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ कोविड का होता, 2020, 21, 22 वाला टाइम फ्रेम होता, तो वहाँ पर भले ही आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते थे, बट आज के डेट में आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना, मार्केट ऐसा नहीं है, राइट। थोड़ा सा चूज़ी हो जाइए और जो 2 वीडियोस की मैंने बात की है प्लीज़ उसे देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, आपके डिसीजन मेकिंग में। यू कैन थैंक मी लेटर, राइट। इस चैनल पर और भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, राइट, जो कि काफ़ी एजुकेशनल हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगी। प्लीज़ वॉच दोज। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एलीट मेंबरशिप ऑफ़र की है, जहां पर कि हम मंथली एजुकेशनल वेबिनार रखते हैं। आप जानते हैं कि मैं ब्रोकर नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं बेचता, राइट। तो वहां पर आप इंटरेक्टिव वे में मेरे से डिस्कशन कर पाएंगे और मैं 1 या 2 कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से भी कुछ एजुकेशनल कंटेंट लेकर के आऊँ, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो मैं पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकता, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, करेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर भी बात कर लेता हूँ। कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी, जैसे कि आप अपना पैसा अच्छी जगह लगा पाएँ, बचा पाएँ और बचे हुए पैसे को लगा पाएँ, लगे हुए पैसे को और भी बढ़ा पाएँ, राइट। तो आप ऐसे एजुकेशनल वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एलीट मेंबरशिप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एनालिसिस ठीक लगी हो, आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया हो तो इसे लाइक ज़रूर दें। एक प्रोजेक्ट को 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में रिव्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, बट मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको एड्रेस किया जाए, जिससे कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, राइट। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक बाकी वीडियोज़ एंजॉय कीजिए, स्पेशली जो मैंने 2 आपको वीडियोज़ रिकमेंड की हैं वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय।